हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव यानी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे, जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। इसमें देखिए हम मेन पॉइंट्स ही करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। अब पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कितने धर्म हैं? 8 धर्म हैं। और भारत में उन 8 धर्मों के जो अनुयायी हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, वो भारत में रहते हैं। यहाँ पर 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। अब भारत में 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य हैं और 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अब आगे है कि यहाँ विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। देखिए, जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो हमेशा खुशी नहीं देती है, हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। उसको हमेशा हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं। हमें उनके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे भिन्न होते हैं, यानी जो हमसे अलग होते हैं, तो हमें वो बहुत ही अजीब और अपरिचित लगते हैं। नेक्स्ट टर्म है पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडाइज। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। और ज़्यादातर ये राय जो होती है नकारात्मक होती है। अब क्या होता है कि लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक ख़ास तरह की राय बना लेते हैं, और ये राय जो होती हैं ज़्यादातर नकारात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि हमारी सोच ऐसी इसमें हो जाती है कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो हम सोच रहे हैं वही सही है। अब उसी काम को कोई दूसरा आदमी उसको दूसरी तरह से अगर करता है, तो हमें वो गलत लगता है, हम उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखें, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। अब क्या है कि अगर हम सोचें कि अंग्रेजी भाषा ही अच्छी है और दूसरी भाषा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम दूसरी भाषाओं के बारे में नकारात्मक राय बना लेंगे। ठीक है। और फिर परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप ये होगा कि हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास को लेके, उनके चमड़ी के रंग को लेके, जिस क्षेत्र से वे आते हैं उनको लेकर, जिस तरह से वो बोलते हैं उनको लेकर, जैसे कपड़े वो पहनते हैं इत्यादि, इन सब चीज़ों को लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। और ये जो पूर्वाग्रह है, ये लोगों के व्यवहार को प्रभावित भी करता है। अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बताया गया है कि किस तरह से ये एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे लोग पूर्वाग्रह हो जाते हैं ग्रामीण लोगों के बारे में, यानी रूरल पीपल के बारे में, और शहरी लोगों के बारे में, अर्बन पीपल के बारे में, कैसे उनकी राय होती है, कैसे वो लोग पूर्वाग्रह उनके बारे में होते हैं। अब देखिए, ग्रामीण लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह है लोगों के दिमाग में? ये पहला तो ये है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। सेकंड है, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण लोग
काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। यानी जो ग्रामीण लोग होते हैं काम की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करते हैं, वहाँ पलायन करने के लिए वो मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं। और जैसे लिखा है कि गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना उनको पसंद नहीं होता। फिर जैसे एक और है कि फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह है। और आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं, ये भी एक पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट है शहरी लोगों के बारे में, जो पूर्वाग्रह होते हैं उनके बारे में है। इस फर्स्ट है कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। नेक्स्ट है शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। फिर नेक्स्ट है शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। और नेक्स्ट है शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से अच्छी तरह से परिचित हैं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। अब क्या होता है कि बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाल दी जाती हैं, लड़कियों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तुम्हें घर का काम करना है, घर का काम सीखो। लड़कों के दिमाग में ये डाला जाता है कि तुम बाहर का काम करोगे। लड़कों को ये कहा जाता है कि तुम तो बहादुर हो, तुम्हें रोना नहीं है। लड़कियों से कहा जाता है कि तुम्हें बहुत ढंग से बात करनी है, पोलाइट वे में, धीरे आवाज़ में बात करनी है। तो ये सब भेदभाव जो होते हैं ये लड़के और लड़कियों में बचपन से ही डाल दिए जाते हैं। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। तो समाज की जो ये मान्यताएं हैं, समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है तो उसका मुख्य कारण रूढ़िवादिता ही है। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं तो रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। अब जैसे ये कहा जाता है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, लड़के बाहर का काम कर सकते हैं, लड़के रो नहीं सकते हैं, लड़कियों को खाना पकाना आना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। और जो क्या कहते हैं कि व्यक्ति है, व्यक्ति के गुणों को, व्यक्ति के क्षमताओं को इसमें अनदेखा कर दिया जाता है और जो रूढ़िबद्ध धारणाएं चली आ रही हैं उसी पे ही आदमी चलता चला जाता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टर्म है असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव यानी इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, यानी अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते
एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास मनी नहीं होता कि वो अपनी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी पूरा कर पाएँ। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, इतना भी उनके पास पैसा नहीं होता, इतने भी रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी मूल ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएँ। तो इस कारण से दफ्तरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वो उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। अब क्या होता है, कुछ लोगों को विविधता यानी डाइवर्सिटी और असमानता यानी गरीबी, दोनों पर ही आधारित जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कैसे? देखिए, एक तो इस कारण कि वो उस समुदाय से हैं, उस कम्युनिटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, जिनकी संस्कृति को, जिनकी कल्चर को मूल्यवान नहीं माना जाता, उनकी संस्कृति को वैल्यू नहीं दी जाती है। ठीक है। एक तो वो एक भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वो उस कम्युनिटी के मेंबर हैं जिस कम्युनिटी की संस्कृति को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, उसको मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन भी नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। जो ये दोहरा भेदभाव होता है, तो ये दोहरे भेदभाव का सामना कई जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको, कई जो धार्मिक समूह यानी जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको, और तक कि कई जो खास क्षेत्र के यानी कोई पर्टिकुलर रीजन के लोग जो होते हैं उनको भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन ये दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। अब क्या है कि कुछ मुसलमानों के बारे में ये स्टीरियोटाइप है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि मुसलमान जो है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, और या स्कूल भेजते हैं तो स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं, उनको पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास है। अब केरल में क्या है, जो स्कूल है वो ज़्यादातर घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा जो है वो बहुत अच्छी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक होते हैं यानी टीचर्स जो होते हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल पहुंचाने में मदद मिलती है, स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। अब क्या है कि वहाँ पर जो बस सुविधा बहुत अच्छी है, जिस वजह से जो टीचर्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुँच जाते हैं। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। अब क्या है, जो टीचर्स हैं उसमें 60% से ज़्यादा जो है टीचर्स जो हैं फीमेल हैं, महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं।
नेक्स्ट टर्म है भेदभाव का सामना करने पर, यानी ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। परंतु कुछ काम ऐसे हैं जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया गया है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने आप को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले पर रखा गया, इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, वो एकदम सेट थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त उनको नहीं थी। अब उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। आपकी एनसीईआरटी में ही एक बॉक्स में दलित के बारे में लिखा है कि दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। वो कहते हैं कि बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। जो स्टेशन मास्टर थे वो एकदम से भौचक्के रह गए, एकदम शॉक्ड हो गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। सूरज जो था वो बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर,
और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अब इस बात का पता सबको चल गया था कि हम अछूत हैं, महार हैं, तो कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, फिर भी हमें कोई लेकर नहीं जाना चाहता। अब हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। ये 1891 में पैदा हुए थे और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में इनको जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की उन लोगों को इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया, उनको लीड किया और उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। नेक्स्ट टर्म है समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। अब क्या था कि जो दलित थे, औरतें थी, दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। यानी ब्रिटिश काल में जब आज़ादी पाने की लड़ाई हो रही थी, तो उस लड़ाई में, उस संघर्ष में एक संघर्ष और भी शामिल था। वो संघर्ष कौन सा था? दलितों का, औरतों का और जनजातीय लोगों का और किसानों का। अब इन लोगों ने संघर्ष किस लिए किया? इन लोगों ने अपने जीवन में जो गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसा उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को ज़मींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो ये सब संघर्ष भी शामिल थे ब्रिटिश काल में। 1947 में यानी 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जब भारत देश आज़ाद हुआ, ये एक राष्ट्र जब बना, तब जो नेता लोग थे, उन लोगों ने, नेताओं ने समाज में जो कई तरह की असमानताएं थीं, उन पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है
और लोगों ने इसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। अब कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, इसको अपराध की तरह देखा जाने लगा और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। नौकरियां भी सभी लोगों के लिए खुली हुई थीं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वो गरीबों और मुख्य धारा से जो अलग थलग पड़े हुए समुदाय हैं, समुदायों को इस समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने ये भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब क्या है, संविधान के लेखकों ने ये कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हर तरफ समानता हो, इक्वालिटी हो, अगर हमें समानता सुनिश्चित करनी है, उसको सही से लागू करना है, तो विविधता की इज्जत करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, विविधता की इज्जत करेंगे, उसे मूल्यवान वैल्यूएबल समझेंगे, तभी समानता सुनिश्चित हो सकती है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। अब देखिए, समानता क्या है? इक्वालिटी जो है वो वैल्यू है जिसके लिए हमें संघर्ष निरंतर करते रहना होगा। ये कोई बटन नहीं है कि एक बार दबाया तो काम हो गया। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा, हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, तभी हम समानता को स्टेबल रख पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।